एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको पढ़ेंगे जनरलाइज वे में, लेकिन उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम एक प्रकार से जो हमारा संविधान जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया उसकी पूर्व पीठिका के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और दो थिंकर ऐसे हुए हैं, एक का नाम है हार्ड ग्रेव और दूसरे का नाम है जेनिंग्स। हार्डग्रेव ने तो ये कहा है कि लगभग 250 जो आर्टिकल हैं जो भारतीय संविधान में है वह बेसिकली कहां से लिए गए हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ या सीधे सीधे लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और जेनिंग्स तो ये कहते हैं कि जो 1950 का अधिनियम है वह उसका बेस क्या है, उसका बेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम देखते हैं इस पृष्ठभूमि में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में आखिर ऐसी चीजें क्या थी जिसके कारण हम इसको ये कह रहे हैं कि नहीं ये एक प्रकार से बेस है, जेनिंग्स जो कह रहा है। तो पहली चीज जो हम इसके बारे में कहेंगे, पहली जो विशेषता है कि यह एक विस्तृत अधिनियम था, बड़ा डिटेल था, बहुत ही विस्तृत। जैसे हमारे भारत के संविधान को जो स्वतंत्रता के बाद हमने बनाया उसको हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं। और सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद थे, 395। आज भी अनुच्छेद की संख्या बढ़ती नहीं, उसमें 1, 2 या ABCD करके जोड़ते चले जाते हैं। 1 से 395 के बीच पूरा का पूरा हमारा संविधान है। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, शेड्यूल, ये हमारा कौन सा संविधान है, 1950 का। लेकिन जो 1935 का ये अधिनियम था इसमें आप जानते हैं कितने अनुच्छेद थे, इसमें थे 321 अनुच्छेद और शेड्यूल कितने थे, 10 थे। तो अनुच्छेद 321 और शेड्यूल क्या हो गया, ये हो गए 10 अनुसूचियां। तो जाहिर सी बात है कि यह एक बहुत ही विस्तृत अधिनियम था। उस समय के हिसाब से कहें तो यह एक प्रकार से भारत का संविधान ही था, लेकिन यह अंग्रेजों का संविधान था, स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था। हम उस समय गुलामी में थे और ये इसको पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दूसरी चीज यह थी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करता है 1935 का अधिनियम। और इस स्थापना में ये जो संघ बनने वाला था इसमें कौन कौन शामिल था, यदि इस टोटल को हम संघ कर दें तो इसमें 2 यूनिट को शामिल करना था। एक को हम कहते हैं जिसको ब्रिटिश प्रोविंस या जो ब्रिटिश प्रांत थे, और इधर क्या थी, देशी रियासतें थी जिसको आप कहते हैं प्रिंसली
स्टेट्स, देसी रियासतें, इन दोनों को शामिल करना था। और ये जो ब्रिटिश प्रांत थे इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 11 थी। और जो देसी रियासतें थी, जैसा कि बार बार कहा जाता है जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि आज़ाद भारत में लगभग 565 के आसपास रियासतें थी। तो कुछ तो पाकिस्तान में भी गई, तो हम मोटे मोटे मान लेते हैं कि 365, 366 या 370 रियासतें थी भारत के संदर्भ में। ये सॉरी 565 रियासतें थी भारत में। तो इन दोनों को मिला करके फेडरेशन बनना था, संघ बनना था। लेकिन दो चीज आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज क्या कि ये जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश इंडिया जिसको कहा जाता था, या जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, उनका शामिल होना अनिवार्य था, कंपलसरी था। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनका शामिल होना क्या था? स्वैच्छिक था। और ये जो स्वैच्छिक था, इनको एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने थे, जो कि आजादी के समय में हुआ। लेकिन एक शर्त ये थी कि जो टोटल है उसके 50% पॉपुलेशन उसमें आनी चाहिए, पॉपुलेशन आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 565 का आप 2 कर दें तो करीब 283 के आसपास, नहीं, ये नहीं था। क्योंकि 283 में हो सकता है ना छोटी छोटी रियासतें हों। तो ये नहीं करना था, ये करना था कि इनके लिए जो संघीय व्यवस्थापिका में 104 सीट शामिल की गई थी, उसमें इतनी पॉपुलेशन आए जो 50% से कम ना हो, कि आधी सीट उनकी यानी 52 आ जाए। तो संख्या को नहीं देखना था, पॉपुलेशन को इस हिसाब से देखना था कि जो टोटल अलॉटेड सीट है उसका आधा 50% कम से कम भर जाए। लेकिन चूंकि जो हमारी रियासतें थी, जो इंडियन स्टेट्स थे, वो तो स्वतंत्र रहना चाहते थे ना, वो क्यों फेडरेशन में आए? उनके अधिकार कम होते। तो उन्होंने सम्मिलित वो लोग नहीं हुए, और सम्मिलित नहीं हुए तो जो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का स्वप्न था वह कभी पूरा नहीं हुआ। यानी यह आप कह सकते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम एक फेडरेशन की स्थापना की बात करता है, लेकिन वह फेडरेशन कभी भी बन नहीं सका, अप्लाई नहीं हो सका। तीसरी चीज कि भले ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन फेडरेशन की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ये बेसिक चीज होती है। आप जहां भी फेडरेशन है, चाहे अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, या भारत में चले, वहां जो शासन की संपूर्ण शक्तियां हैं उसको डिवाइड किया गया है। और यह जो डिवीजन है वह तीन सूचियों में है। एक को उस समय कहा गया फेडरलिस्ट, संघीय सूची, अंग्रेजी में फेडरलिस्ट। दूसरे को कहा गया प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट। और तीसरे को कहा गया समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट। और इसमें 59 सब्जेक्ट, इसमें 54 सब्जेक्ट और इसमें 36 सब्जेक्ट सम्मिलित किए गए थे। तो आप देख रहे हैं कि संख्यात्मक दृष्टि से जो डिवीजन ऑफ पावर है वह सेंटर के प्रति झुका हुआ है। और प्लस जितने नेशनल इंपॉर्टेंट के या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट थे, जैसे विदेशी मामले थे, वे सब संघीय सूची में थे, वे प्रांतीय या समवर्ती सूची में नहीं थे। और एक स्पेशल चीज जो इस बारे में आपको जाननी चाहिए कि जो अवशेष शक्तियां थी, अवशेष शक्तियां,
आज की डेट में जो अवशेष शक्तियां हैं वह संघ को दी गई है, लेकिन 1935 के अधिनियम में अवशेष शक्तियां किसको थी? वायस राय को थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जो 1950 का संविधान है उसको पढ़ रहे होते हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर है, जो अवशेष शक्तियां हैं, वो किसके पास है? वह हमारे सेंटर के पास है। लेकिन वहां न तो सेंटर को दिया गया था, न तो प्रोविंसेस को दिया गया था, बल्कि किसके पास था? वायसराय या गवर्नर जनरल जिसको हम कहते थे, उसके पास ये अवशेष शक्तियां थी। तो ये डिवीजन ऑफ पावर था। चौथी चीज जो कि एक प्रकार से कहेंगे कि फेडरल सिस्टम से ही जुड़ी हुई है, जब आपने एक संविधान बनाया, एक अधिनियम आप लेकर के आए और उसमें आपने पावर को डिवाइड किया, किसमें? फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये सूची आपने बनाई और तीसरी समवर्ती सूची थी। लेकिन हो सकता था ना कि इस डिवीजन को लेकर के या जो फेडरेशन की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लेकर के, अधिकार क्षेत्र को स्पेशली लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता। तो विवाद उत्पन्न होता तो जाहिर सी बात है कि जब सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में झगड़ा होता तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहते कि हम सही हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये कहते कि हम सही हैं। तो झगड़े के निपटारे के लिए एक फेडरल कोर्ट बनी, जो दिल्ली में आप कह सकते हैं कि आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आया पूर्वगामी है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में संघीय न्यायालय। यह इसका मूल काम क्या था? जो संघीय सरकार थी, संघ और राज्य या राज्यों के मध्य जो झगड़ा था उसका निपटारा करना। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम की व्याख्या का जो अधिकार है वह भी इसको था, लेकिन इसके साथ साथ यह एक अपीलीय न्यायालय भी था। यानी कोई भी किसी भी संदर्भ में जो भारत में अपील हो सकती थी वह अंतिम वह फेडरल कोर्ट में होनी थी। आप जानते हैं कि यह सुप्रीम बॉडी इस संदर्भ में नहीं थी, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद प्रिवी काउंसिल एक सेटअप हुआ करती थी, वहां अपील की जा सकती। लेकिन हम भारत की बात करें, आपको यह ध्यान रखना है कि एक फेडरल कोर्ट स्थापित की गई, किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये तो फेडरेशन के संदर्भ में बात हो गई। चौथी बात आप ये कह सकते, पांचवी बात आप ये कह सकते हैं कि जो डायरकी थी, द्वैध शासन, ये कहां था? प्रांत में। उसको इसने क्या किया? खत्म कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एक्ट ये था या ये है कि इसने प्रोविंसेस में जो डायरकी थी, द्वैध शासन प्रणाली थी, उस द्वैध शासन प्रणाली को एबॉलिश कर दिया। और यह बार बार उसमें इतनी कमियां थी कि उसको हटाने के बाद इवन साइमन कमीशन जो अंग्रेजों ने ही स्टेब्लिश किया था, साइमन कमीशन ने भी प्रोविंस के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की बात की। अब जाहिर सी बात है कि जब आप एक सिस्टम को खत्म कर रहे हैं तो दूसरा सिस्टम तो आना चाहिए। सरकार है तो चलेगी कैसे? आपने डायरकी लागू किया और उसको 1919 में, ये डायरकी कब आई थी? क्या आई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। जो पिछला वीडियो है उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, यहाँ उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसको हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक अल्टरनेटिव देना है। और अल्टरनेटिव ये था कि इन्होंने कहा कि अब प्रांतों में क्या आएगी? उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, उत्तरदायी सरकार आएगी।
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी। अब आपको सोचना चाहिए या पूछना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अब 1935 के अधिनियम के आधार पे प्रांतों में चुनाव होने थे और उस चुनाव के बाद व्यवस्थापिका में जो लोग आते थे उनमें से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद चुनी जानी थी और उस मंत्रिपरिषद की सलाह से उस प्रांत का गवर्नर शासन करता। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। पहले क्या था? पहले गवर्नर फ्री था, वो मिनिस्टर के सलाह मानने के लिए या न मानने के लिए फ्री था। अब क्या कहा गया? नहीं, अब उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है, यानी गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा और यह जो मंत्रिपरिषद होगी किसके प्रति उत्तरदायी होगी? उस प्रांत की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे आज है हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, हमारे जो प्रांतों में या राज्यों में सरकार है वो वहाँ की विधानसभाओं के प्रति, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके प्रति वह रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने कहा कि जो प्रांतों में शासन हुआ डायरेक्टरी को हटा करके, वो क्या था? वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति थी? व्यवस्थापिका के प्रति। तो इस व्यवस्थापिका में भी एक परिवर्तन किया गया और वो ये था सदनात्मक व्यवस्थापिका। किस स्तर पर? प्रांत। ये चीज प्रोविंस की बात मैं स्पेशली क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि सेंटर के लेवल पे, केंद्र के लेवल पे द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी यह कब लागू हो गई थी? यह लागू हो गई थी 1919 में। लेकिन अब क्या किया गया? अब प्रांत के स्तर पे और 6 प्रांत, 11 प्रांत थे, उनमें से 6 प्रोविंसेस को सेलेक्ट किया गया और वहां पे बाइकैमरल यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। जैसे उसमें एक था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। फिर बिहार था, बंगाल था, असम था, मद्रास था और बॉम्बे। ये 6 प्रोविंसेस थे जहां बाइकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली स्थापित की गई, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। कहां? ध्यान रखें, प्रांत के स्तर पे। केंद्र के स्तर पर इसलिए नहीं की गई क्योंकि यह काम पहले ही 1919 के अधिनियम के द्वारा कर लिया गया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज है और वह यह कि 7वां इसको कहते हैं सेंटर के लेवल पे, केंद्र स्तर पर क्या किया गया? डायरकी लागू की गई, द्वैध शासन। अब इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूं? इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ यदि आप डायरकी को सही समझते थे तो प्रांत से क्यों हटाया? यदि द्वैध शासन अच्छी शासन प्रणाली थी, अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा सिस्टम था, तो प्रोविंस से उसको खत्म नहीं करना था। और आपने खत्म किया क्योंकि उसमें समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, अच्छी नहीं थी, तभी तो खत्म किया ना। बुरी चीज को ही हम हटाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि प्रोविंसेस में उसकी आलोचना के कारण हटा दिया गया, लेकिन उसको कहां लागू कर दिया गया? सेंटर के लेवल पे लागू कर दिया। यानी प्रांतों से बुरी व्यवस्था को उठा करके कहां ला दिया? सेंटर में ला दिया। अब लाने का मतलब क्या था? लाने का मतलब ये था कि जो संघीय सूची थी उसके जो सब्जेक्ट्स थे
उनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक को हम कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट, हिंदी में आरक्षित विषय, और दूसरे को हम कहते हैं हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और जो रिजर्व या आरक्षित सब्जेक्ट थे वह पहले की तरह जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी वे देखते थे, वो व्यवस्थापिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। लेकिन जो ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित सब्जेक्ट थे वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड होती थी जनता के द्वारा या होनी थी, उस मंत्रिपरिषद की सलाह से गवर्नर जनरल को देखना था। यानी यहां एक प्रकार से कहेंगे कि आंशिक रूप से उत्तरदायी प्रणाली की व्यवस्था की गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। तो ये ऐसी चीजें थी जो कि भविष्य में हमारा जो संविधान बनने वाला था स्वतंत्रता के बाद, इधर की 35 में स्वाधीनता जैसी कोई चीज दिख नहीं रही थी। लेकिन आप जानते हैं इतिहास का अपना एक क्रम है, समय अपनी गति से चलता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जो 45 में ख़त्म हुआ, और उसके बाद सारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इतनी उसने ऐसा यू टर्न लिया कि जो पहले के सुपर पावर थे वो बर्बाद हो गए और नए पावर सेक्टर दुनिया में आए, और हमारा आंदोलन चल ही रहा था। तो उसके तहत क्या हुआ, हमें अंततः आज़ादी मिल गई। अब कुछ और चीज़ें छोटी मोटी जो हैं उसको देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि आज म्यांमार, जिसको पहले क्या कहा जाता था, बर्मा को क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना कि 1935 तक जब अधिनियम नहीं आया था, अधिनियम 35 में आया और लागू हुआ था 1937 में, 1 अप्रैल 1937 में। तो इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया, और दूसरी तरफ इसने सिंध को अलग किया। किसको? कहां से? बॉम्बे से अलग किया, सिंध को बॉम्बे से अलग किया। और दूसरी चीज कि अदन को भी कहां से अलग कर दिया? भारत से अलग कर दिया। पहले यहीं से उसका कंट्रोल होता था। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो योर आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, या सिंध को बॉम्बे से कब अलग किया गया? तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आखिरी बात जो आपको जाननी है कि इसी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी के द्वारा एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित हुआ। इसी के द्वारा प्रांतों में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। इसी के द्वारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात भी हुई। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद करना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई? तो यह की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये वह सेटअप था जो किसी न किसी रूप में स्वतंत्रता के बाद जारी होना था। हमने फेडरेशन को अपनाया, RBI अब भी है, और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही
आज क्या है, आज यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि हमने यूनियन शब्द को इस्तेमाल किया है, बाकी चीज़ वही थी। यह वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जहाँ से क्या बनते हैं, जहाँ से आईएएस और आईपीएस बनते हैं, और जो भारत के अनेक युवकों का एक सपना होता है, आपका भी सपना होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पढ़िए पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।